हेलो स्टूडेंट्स। ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक, आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में तीसरा क्लास देखेंगे। 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग तीसरा क्लास आज पढ़ेंगे। कल सोच रहे हैं कि आप लोग के बीच में लूसेंट के बारे में बताएं कि लूसेंट कैसे पढ़ा जाता है। मात्र 20 से 25 दिन में लूसेंट को हम कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग के बीच में कल किसी टाइम लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो हम जरूर डालेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला क्लास देखते हैं। बोर्ड पर आप लोग देखिए, और आप लोग से एक बात और, आप लोग कॉपी और पेन जरूर लेकर के साथ में बैठे। ठीक है, कुछ कुछ हम पॉइंट लिखाते जाएंगे, आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, एग्जाम को भी से अच्छा अच्छा जो लगेगा कि इस क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप लोग को लिखा देंगे कि आप बोलेंगे कि आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। इसीलिए आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को लिखेंगे जो हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के समय में गुप्त काल के समय में गुप्त काल के समय में अजंता में 3 गुफाएं थी। गुप्त काल के समय में अजंता में 3 गुफाएं थी। गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 19। गुफा संख्या 16 और 17 को विहार कहा गया है, विहार। और गुफा संख्या 19 को चैत कहा गया है। तो हम लोग जानते हैं विहार, गुफा संख्या, ये जो विहार है और चैत का मतलब क्या होता है। ठीक है, विहार और चैत का मतलब क्या होता है, हम लोग जानेंगे। विहार का मतलब होता है, विहार का मतलब होता है, विहार का मतलब देखिए होता है, विहार का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं विहार का मतलब होता है घूमना। विहार, विहार का मतलब होता है घूमना। ठीक है, और चैत का अर्थ होता है, चैत, चैत का अर्थ होता है, चैत का अर्थ होता है पवित्र स्थान, पवित्र स्थान। जैसे मंदिर और के लोग, जैसे मंदिर और जगह क्या पवित्र स्थान है, इसी को, या स्तूप। देखिए, बिहार का अर्थ है घूमना और चैत का अर्थ होता है पवित्र स्थान। जैसे मंदिर और पवित्र स्थान है, स्तूप हो गया, ये सब पवित्र स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त वंश में, गुप्त वंश में हम लोग क्या देखे हैं कि बिहार को घूमना कहा जाता है और चैत को पवित्र स्थान, मंदिर या स्तूप कहा जाता है। आगे पॉइंट देखिए, गुप्त वंश के शासकों ने, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर, मंदिरों एवं गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे,
गुप्त काल में जो राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उस उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। गुप्त काल में जो है जिस भूमि पर कृषि की जाती थी उस जिस भूमि में जो फसल उपजाया जाता था उसका एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः 1/6 था। जो गुप्त काल में भूमि की दर कितना था जी? तो 1/6 था। ठीक है, 1/6 था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग उद्रंग गुप्त काल में या गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग को कर कहा जाता था। भाग एक प्रकार का टैक्स था, उसी को कर कहा गया है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदभागम प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो विदभागम अथवा उदक भाग कहा गया है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उद्भागम या विदभाग कहा गया है। ठीक है, ये सब ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे देखना है। हिरन एक प्रकार का कर था। हिरण्य जो है एक प्रकार का कर था जो मौर्य काल में नगद के रूप में लिया जाता था। नगद बोले तो रुपया पैसा। ठीक है, जो हिरन जो है मौर्य काल का एक प्रकार का टैक्स था जो मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। ठीक है, आगे देखिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए एक शब्द आया था, उसको कौशय कौशय शब्द के रूप में प्रयोग होता था। ठीक है, तीसरी शताब्दी में वारंगल तीसरी शताब्दी में जो वारंगल था वो लोहे के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। वारंगल जो है तीसरी शताब्दी में वारंगल जो है लोहे के लिए प्रसिद्ध था। लोहे के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, प्रसिद्ध केंद्र था। अच्छा, वारंगल कहाँ पड़ता है? वारंगल अभी तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना का एक शहर है वारंगल जो है, ये तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना का एक शहर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। जो गुप्त काल की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, यानी राजा का ही बेटा राजा बनेगा। अभी क्या होता है? अभी चुनाव होता है, अभी प्रजातंत्रात्मक है, लेकिन उसमें क्या था? राजतंत्रात्मक था। उसमें चुनाव उनाव नहीं होता था। उसमें है जो बन गया उसका उत्तराधिकारी पागल हो, जो भी हो, दिमाग थोड़ा सा ये हो वो हो, राजा वही बनेगा। ठीक है, पहले ऐसा ही नियम था। ठीक, आगे देखिए। शतरंज के खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भव हुआ था। शतरंज जो खेल है, शतरंज खेल क्वेश्चन पूछता है। शतरंज खेल जो है किस काल में उद्भव हुआ था जी? तो गुप्त काल में। इसी को चतुरंग के नाम से जाना, इसको चतुरंग के नाम से जाना जाता है। इसको चतुरंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए।
एक वकाटक वंश के शासक है, उसका नाम है प्रवरसेन प्रथम। वकाटक वंश के एक शासक है, उसका नाम है प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया। उसी के वंश का एक और राजा होता है, उसका नाम है प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किया। सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना जो है कौन करवाया? सेतुबंध नामक ग्रंथ। इसका जो रचना जो है प्रवरसेन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, इसका जो है अब आगे हम लोग देखते हैं भारतीय दर्शन का जो आदर्श वाक्य है, आदर्श दोहा इसको बोला जाता है, याव जीते सुख जीवित, यानी जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो। ठीक है, यानी जब तक जियो सुख से जियो। आगे बोला गया है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी उधार लेकर घी पियो। फिर से देखिए, याव जीवित सुखम जीवित, यानी जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें। आगे बोला गया है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी उधार लेकर घी पिए। आगे बोला गया है भस्मीभूतस् देवस पुनरागमनम कुतः, यानी क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। एक बार अगर शरीर जल गया तो फिर यह पुनः जो है इसका निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी दोहा में इस बात को चर्चा किया गया है कि आप जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए, यानी क्योंकि एक बार शरीर जल जाने के बाद यानी नष्ट हो जाने के बाद यानी भस्म हो जाने के बाद यह पुनः निर्माण इसका नहीं होता है। ठीक है, अभी वेदों को मान्यता देने के कारण 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन आए। 6 प्रकार का जो आस्तिक दर्शन आया था उसका नाम है इस प्रकार। देखिए आप लोग, उसका जो नाम है इस प्रकार है। उसका जो नाम है, पहला जो आया था सांख्य। पहला क्या था? सांख्य। दूसरा था सांख्य के बाद आया है दूसरा है पहला सांख्य, दूसरा योग, तीसरा आया है वैशेषिक, और चौथा आया है, चौथा जो आया पूर्व मीमांसा, और 5वां जो है उत्तर मीमांसा। आइए, सांख्य के कौन थे? कपिल थे। सांख्य के कौन थे जी? तो कपिल थे। सांख्य के कौन थे? तो कपिल थे। और योग के कौन थे? तब पतंजलि थे। और वैश्विक के कौन थे? कन्नाद थे, महर्षि कन्नाद।
और पूर्व मीमांसा के कौन थे? जैमिनी थे, जैमिनी। और उत्तर में बदरायन है, बदरायन। ठीक है। सांख्य कपिल, योग का पतंजलि, वैशेषिक के महर्षि कन्नाद, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बदरायन। ये सब क्या थे? ये सब जो थे वेदों को मान्यता देने कारण 6 प्रकार का आस्तिक दर्शन है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अग्निकुल के राजपूतों का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो वंश था वो प्रतिहार वंश था। हम लोग गुप्त वंश में ही पढ़ते हैं कि अग्निकुल के राजपूतों का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल में मिलता है। गुर्जर जो इसका जो उल्लेख जो मिलता है, इसका जो उल्लेख मिलता है गुर्जर प्रतिहार का, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल लेख में मिलता है। ठीक है। एहोल लेख में गुर्जर प्रतिहार का, गुर्जर गुर्जर जाति का जो उल्लेख मिलता है, गुर्जर जाति का उल्लेख या किससे मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल लेख, एहोल लेख में मिलता है। ठीक है। एहोल लेख में मिलता है। बाणभट्ट के, आगे देखिए, बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जर का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट के जो हर्षचरित है, बाणभट्ट के हर्षचरित, बाणभट्ट के हर्षचरित में भी, चरित में भी इसका उल्लेख मिलता है। किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है। एक तो एहोल लेख में मिलता है और हर्षचरित में लिखा है। इसके लेखक कौन है? एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था जी? नागभट्ट प्रथम। आगे हम लोग गुप्त में ही पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में विजय हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा के नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय कौन हुआ है? तो इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजय हो जाता है और हर्षवर्धन की हार हो जाती है। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय की विजय हो जाती है और हर्षवर्धन की हार हो जाती है। ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने जब इसको हरा देता है, किसको? हर्षवर्धन को, तो इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किया है। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। कौन?
जब हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर देता है, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजय होने के उपलक्ष्य में इन्होंने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किया था। आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि दोनों के जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन एहुल अभिलेख में मिलता है। इसका जो वर्णन हुआ है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, इसका जो हमें जानकारी मिलता है एहुल अभिलेख से। इसका जो रचनाकार है वो है रवि कीर्ति है। ठीक है, आगे देखिए, हेनसोंग जब हर्षवर्धन के समय में भारत आता है तो उसी के समय फिर 637 में हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय जाता है। ठीक है, वहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण करता है। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन को ही यात्रियों का राजकुमार, शाक मुनि, ये सब कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में जब हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय जाता है तो वहां के जो आचार्य थे शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र थे नालंदा। उसमें के नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने के लिए जाता है हर्षवर्धन, तो उसमें वहां के आचार्य कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, आगे देखिए, हेनसोंग के अनुसार मथुरा जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हेनसोंग के अनुसार मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, प्रसिद्ध हेनसोंग के अनुसार मथुरा जो है ना किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हेनसोंग के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए और वाराणसी रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, अगला पॉइंट है, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन की जब मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है तो कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन जाता है। विभिन्न शक्तियों का
केंद्र बना, उस पर सभी लोग आक्रमण करने लगता है। ठीक है, सब सोचता है यहाँ का राजा हम बने, यहाँ का राजा हम बने। इसी के एवज में वहां त्रिपक्षीय युद्ध होता है, त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय युद्ध होता है, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। त्रिकोणीय युद्ध में कौन कौन भाग लेता है जी? त्रिकोणीय युद्ध, त्रिकोणीय युद्ध में कौन कौन आता है? पाल, दूसरा आता है प्रतिहार, प्रतिहार, और तीसरा कौन होता है? राष्ट्रकूट। ठीक है, लेकिन फाइनली डिसीजन जो होता है इसमें, त्रिकोणीय युद्ध या त्रिपक्षीय युद्ध में जो फाइनल डिसीजन होता है वह वहां बहुत दिन युद्ध चलता है, फिर वहां लास्ट में प्रतिहार वंश का ही विजय होता है। ठीक है, लास्ट में किसका विजय होता है? प्रतिहार वंश का ही विजय होता है। ठीक है, जिसमें पाल वंश की ओर से धर्मपाल भाग लेता है, धर्मपाल। इसके तरफ से ध्रुव भाग लेता है, ध्रुव इसके तरफ से। और प्रतिहार के तरफ से, प्रतिहार के तरफ से, प्रतिहार के तरफ से नागभट्ट, प्रतिहार के तरफ से पाल के से धर्मपाल भाग लेता है, और राष्ट्रकूट के तरफ से ध्रुव भाग लेता है। और प्रतिहार के तरफ से, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, तो दिमाग में ही नहीं आ रहा है कौन लिया था इसके तरफ से, लेकिन फाइनली जो डिसीजन होता है इसी का डिसीजन होता है, प्रतिहार का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग गुप्त वंश को खत्म कर दिए हैं। ये सब जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, गुप्त वंश के जो जो हर्षवर्धन का जो वंश था ना, वकाटक, उसी के पढ़ रहे थे, मतलब गुप्तोत्तर काल हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग गुप्त वंश समाप्त कर दिए। अब हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं कि कौन सा कल टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन कल जो भी अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसी टॉपिक को लेकर हम आएंगे। ठीक है, और बायोलॉजी का क्लास चल ही रहा है, इसीलिए आप लोग उस क्लास को आप लोग स्किप ना करेंगे, उस क्लास को आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा क्लास चल रहा है, बहुत अच्छा तरह से बता रहे हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल एग्जाम का है। ठीक है, जीके ये नहीं कहता है कि हम बिहार पुलिस से पूछ दिए, बिहार पुलिस में हम पूछ दिए तो बिहार दरोगा में नहीं पूछेंगे, बिहार दरोगा में नहीं पूछेंगे, इसका कोई माय बाप नहीं है। जीके कौन एग्जाम में क्या पूछ देगा, नहीं पूछ देगा, इसीलिए जीके सब में कॉमन है, सब में पूछता है। जीके ऐसा नहीं है कि इसमें पूछेगा तो इसमें नहीं पूछेगा, सब में पूछता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा दिमाग में न लेना है कि अरे उसमें तो बिहार एससी, बिहार दरोगा या 71वीं बीपीसी लिखा हुआ है तो छोटा छोटा एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।